Unacademy. Let's crack it. अगर आपको ये पता हो कि ग्रुप 3 में जो पॉइंट्स हैं उसमें IIM अहमदाबाद, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब टर्म्स कुछ हाईलाइट हो रही हैं, कुछ अलग से प्रेजेंट हो रही हैं, देन आप जो कोर्सेज करोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के करोगे। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें आप उस तरह का काम करना चाहोगे जो ग्रुप 3 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मेंशन किया गया है। आप जो भी करोगे वो अपने CV के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे क्योंकि आपको पता है एंड गोल वही है। What was the issue in the second group? सेकेंड ग्रुप ने अपने पॉइंट्स को इलेबोरेट किया था बट देयर प्रेजेंटेशन मेजरली लैग्ड इन शोइंग इम्पैक्ट इन देयर पॉइंट्स। इफ आई हैव 6 seconds to read a resume, I am not going to read everything with the same level of importance. If you don't tell me what is important in your resume, then it is my choice कि मैं किस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी, किस चीज़ को मैं ज़्यादा गौर से पढ़ूँगी और किस चीज़ को मैं इग्नोर मार के आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है, सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, एंड हेयर आई विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन कि ग्रुप 3 में क्या अच्छा था बिकॉज जो कमियाँ ग्रुप 2 में थी आर एग्जैक्टली द थिंग्स जो ग्रुप 3 में थी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Group 2 people had explained their points but they did not use bold, which I think somebody mentioned कि bold का यूज़ नहीं था। अगर आपकी पूरी लाइन में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आप किसी भी चीज़ को बोल्ड नहीं कर रहे या पूरी लाइन को बोल्ड कर रहे हो, देन मैं कौन सी लाइन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ या कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ। सो कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल, कोर्सेरा से आपने प्री MBA स्टेटिस्टिक्स का कोर्स किया फ्रॉम IIM अहमदाबाद। पहले तो मैं उसे लिखूँगी IIM अहमदाबाद प्री-MBA स्टेटिस्टिक्स कोर्स परसेड फ्रॉम कोर्सेरा। दूसरी बात, मैं IIM अहमदाबाद को बोल्ड में डालूंगी और प्री-MBA स्टेटिस्टिक्स को बोल्ड में डालूंगी इस पूरी लाइन में, क्योंकि वही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे उन्हें बतानी है। ना मुझे इन्हें ये बताना है कि ये कोर्स है क्योंकि वो ऑब्वियसली कोर्स के हेडलाइन के अंडर है, ना मुझे ये बताना है मैंने कहाँ से किया क्योंकि कोर्सेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मुझे उन्हें ये बताना है कि कौन सी डेट को किया था, क्या किया, डजेंट मैटर। जो इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने एक इंटर्नशिप की और मैं कह रही हूँ कि मैंने 100+ रजिस्ट्रेशंस करवाई किसी इवेंट के लिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशंस और 100+? जो इम्पॉर्टेंट है वो बोल्ड में आएगा। और एक लाइन में कोशिश करो कि 3 से ज़्यादा वर्ड बोल्ड में ना हो। अगर एक लाइन में वैसे ही 7-8 वर्ड्स हैं, उसमें से भी अगर आप 6 को हाईलाइट कर दोगे तो अगेन वही प्रॉब्लम कि मैं किस पे फोकस करूँ। ठीक है, और इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका CV फ्रंट लोडेड है या नहीं, क्योंकि अगर मैं आपका CV फोल्ड करूं हाफ में, मान लो ये किसी का CV है, मैं फोल्ड नहीं कर रही, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे हाफ में करूंगी, क्या मुझे यहाँ ज़्यादा बोल्ड दिखना चाहिए या पीछे की तरफ? फ्रंट लोडेड। तो आप अपने CV को फोल्ड करो, ना सिर्फ ऐसे बल्कि इवन ऐसे, दोनों तरह से फोल्ड करो। जब आप इस तरह, ये किसका CV है? मुस्कान। फोल्ड कर लूँ, मैं आपको एग्जैक्टली शो कर देती हूँ। सो बेसिकली मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से फोल्ड किया। तो ये इनके CV का सबसे ऊपर और सबसे फ्रंट वाला पोर्शन है, इधर ही है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रंट लोडेड पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। किसी भी रिक्रूटर की नज़र इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा जाती है। सो अपने CV को फ्रंट लोड और टॉप लोड करने के बाद देखो कि क्या ये पोर्शन इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर बोल्ड वाले पॉइंट्स हैं, एंड फिर बाकी के CV के पोर्शंस को भी अलग अलग देखो कि कौन से पोर्शन में ज़्यादा बोल्ड पॉइंट्स हैं। अगर आपने पीछे की तरफ या नीचे की तरफ ज़्यादा बोल्ड पॉइंट्स रखे हुए हैं, मे बी यू शुड कंसिडर पुटिंग देम इन फ्रंट और टॉप, बिकॉज अगर वो बोल्ड में है तो मतलब वो इम्पैक्टफुल है, तो फिर वो पीछे क्यों है? दैट्स द होल पॉइंट। एक और मेजर डिफरेंस था बिटवीन ग्रुप नंबर 2 and group number 3, which is the use of numbers. It is a fact that humans are wired to notice numbers, and when they notice numbers, they feel like it's a fact, so it must be important. It's just a psychological thing. It's not necessary it's important. It is also not necessary that it actually शोज़ की बहुत कोई मतलब बड़ी बात हो गई या एक्चुअल पॉइंट उतना हैवी नहीं होगा, इम्पैक्ट उतना ज़रूरी नहीं है, बट वी आर जस्ट वायर्ड टू नोटिस नंबर्स मोर। तो पहली बात तो ये कि अपने CV में नंबर्स ऐड करो। देयर आर मैनी CVs इन ग्रुप 2 जहाँ पॉइंट्स अच्छे हैं बट इम्पैक्ट नहीं है, नंबर्स नहीं है। इफ़ यू टेल मी कि मैंने एक इंटर्नशिप की जहाँ मैंने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप थी और मैंने SEO किया,
मुझे क्या पता कि आपने जो SEO किया उससे क्या रिजल्ट आया। आपने SEO सीखा, दैट इज़ वॉट आई गॉट टू नो, दैट्स वाई यू आर इन ग्रुप 2 एंड नॉट इन ग्रुप 1। बट जो आपने SEO किया, उस SEO को करने से आपका क्लिक थ्रू रेट कितना चेंज हुआ? डिड इट चेंज? सो डू यू अंडरस्टैंड SEO और क्लिक थ्रू रेट? ओके, बेसिकली अगर आपने अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को, अपने गूगल या वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस को आपने बेटर कीवर्ड्स उसमें डाले सो दैट वो सर्च में आए, did that improve your click through rate? That is the number of people who clicked on your video or blog. Because अगर आपने किया तो वो improve होना चाहिए, and if it improve by what percentage? So अब जब आप internship करोगे, you will try to notice the impact you are bringing, because that's exactly what you are going to put in your resume. अगर आप अपने फाउंडर के साथ काम किए हो या अपने मैनेजर के साथ काम किए हो, हाउ मैनी मैन आवर्स डिड यू वर्क, बेसिकली आपने कितने घंटे दिए हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डिड यू वर्क ऑन, दीज आर ऑल नंबर्स। एंड द पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें आपने की होंगी, बट आपको क्योंकि पता नहीं है कि नंबर्स लिखने होते हैं तो आप उस तरह से सोचते नहीं हो। दैट इज़ द रीज़न कि आई कीप टेलिंग कि MBA में हमें जो सबसे ज़्यादा सिखाया जाता था, दैट वॉज हाउ टू सेल आवरसेल्व्स। हमें बोला जाता था वी आर प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। IIM Ahmedabad is a brand and we are all products under that brand. We have to sell ourselves to the recruiters. That's what the reality is. Now how do we sell ourselves? By thinking जो देख रहा है वो क्या देखेगा और उसे हम और बेटर कैसे दिखा सकते हैं। So use numbers. अगर आप रैंक 1 हो अपने स्कूल में, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, जो भी हो, out of how many people? That's a number. Saying I am rank 1 in my school or college doesn't tell somebody much. But if I say I am rank 1 out of 400 people, that tells them something. Similarly, people who write कि मेरे CAT में इतनी percentile थी, they generally write I scored 99.09 percentile in CAT. Doesn't tell much. But if I write I scored 99.09 percentile among 2 lakh aspirants, both are the same points. It's just how you are presenting it that matters. That makes the difference. So that is one of the major points. सो नंबर्स हो गया, बोल्ड हो गया। एक और मेजर चीज़ जो मुझे लगी, दैट इज़ योर कंपार्टमेंटलाइजेशन। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट बकेट्स एंड हाउ डू यू प्रेजेंट दैम। फॉर एग्जाम्पल मुस्कान, ये जो आपका CV था, इसमें इफ़ यू लुक एट दिस CV, यहाँ पर वाइट स्पेस है और यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो अगर मान लो अगर ये किसी का रेज्यूमे हो तो पहली बात तो इट शुड बी इन द सेंटर। मान लो प्रिंटिंग इशू है, नाउ इफ़ लेट्स से यहाँ पर आप पॉइंट्स पढ़ने आते हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेडिंग एंड नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। somebody has to focus a lot. So the way you present it is, for example this Bableen कौन है? So for example Bableen का CV है, you have mentioned here what your role was in the internship, what your company was, what is the duration of your internship, then you have mentioned the points. So this is one way of doing it. There are also other ways. For example, this is also somebody's CV. You mention your organization, your role here, you mention the points here, and you mention the dates here. There are various formats that are used at various colleges. Ideally, ये compartmentalization का purpose क्या होता है? To make your CV more readable. At the end of the day, आपका पर्पस क्या है कि जो भी आपके CV में बेस्ट है वही उन्हें दिखे, बाकी चीज़ें उन्हें ना दिखें या कम दिखें। तो क्योंकि आपने मान लो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्नशिप की और एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में की, दोनों में से जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आप अलग से लिख देते हो तो वो आई कैचिंग है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो ये आई कैचिंग हो गया। लेकिन अगर वही मान लो मैंने जैसे मुस्कान के CV में ऐसे लिखा हुआ है, तो देन ये पॉइंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज जो पॉइंट इसके नीचे लिखा हुआ है। नाउ यू हैव अ KPMG इंडिया एनालिस्ट वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस। सो अगर यहाँ पर आपने लाइन बना के लिखा होगा द व्हाट विल आई नोटिस द मोस्ट, अभी मैं KPMG पे उतना फोकस नहीं कर पा रही। अगर आपने यहाँ पे लिखा हो एंड यू हैव रिटन रिस्क एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग एनालिस्ट, so you have written risk advisory and consulting in bracket after analyst. What is the most important point? Risk advisory and consulting,
because that will help you get the kinds of shortlist that you need in a certain company. So risk advisory and consulting analyst, उसके नीचे आपने लिखा हुआ है KPMG India. Then as a person जो आपको shortlist करने वाला है, I'll be like great company, great role selected. I don't even have to go through the rest of your CV. या आपने वहाँ पे और क्या किया. But if you don't highlight it and there's a person who has highlighted it, I might be like इसको ले लेते हैं, because I did not notice that in your CV. So you have to make sure that you compartmentalize it well. एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, अनामिका ने सब पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रैंक 1 लिखा है कहीं पे, तो वो रैंक 1 ही होना चाहिए आपके पूरे रेज्यूमे में. रैंक 2 है, 3 है, 4 है, तो भी रैंक ही होना चाहिए उसके आगे. इट कांट बी लाइक एक जगह आपने रैंक 1 लिखा है, फिर किसी जगह आपने फर्स्ट लिख दिया, फिर किसी जगह आपने रोमन नंबर में 1 लिख दिया. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक जैसा. सिमिलरली मिलियन को बहुत सारे लोग कंप्लीटली भी लिख सकते हैं एंड MN भी लिख सकते हैं, कई लोग M भी लिख देते हैं. वॉट एवर कॉनोटेशन यू आर यूजिंग, कीप इट स्टैंडर्ड. अब मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल बता दूँ कि लोग इशू कहाँ पे आता है ये मेजरली. मान लो आप लिख रहे हो कि आपकी 8.35 CGPA है एंड देन उसके बाद आप लिखते हो कि आपका 442 आउट ऑफ 500 मार्क्स आए हैं. मान लो आप, कुछ भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. एज अ पर्सन जो मार्क्स पढ़ रहा है उसको क्लियर नहीं होता. इट्स अ चेंज इन थॉट. एक CGPA, एक आउट ऑफ समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सिमिलरली अगर आप अपने परसेंटेजेस में मार्क्स लिख रहे हो, इफ़ यू हैव रिटन 79.3, 88.4 एंड देन 95, बाकियों में 1 डेसिमल पॉइंट था, लास्ट वाले में डेसिमल पॉइंट नहीं है. सो आइदर यू राइट इट एज 95.0 और यू रिमूव द डेसिमल एंड यू राउंड इट ऑफ. Ideally, there should be standardization so that I notice only what is important. जैसे I remember I saw a CV जहाँ किसी ने लिखा हुआ था बैचलर्स में pursuing end में. You shouldn't write pursuing, because if you write मान लो 2024, which is the year in which you will be graduating, then I know you are pursuing it, because आपने बाकी सारे points में end year लिखा होगा. Another tip that I can share here is that other than your work experience, you never have to use 2 years. You always use the year in which you ended something. तो जब आप जॉब स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, उस समय येस डेफिनेटली यू मेंशन कि मैंने जनवरी सो एंड सो ईयर से इतने वो किया है. दैट यू कैन मेंशन, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल. आप ये भी मेंशन कर सकते हो 2021 टू 2022, और मे बी वो भी छोड़ के, क्योंकि आपने जॉब 2022 में छोड़ी थी, यू सिंपली राइट 2022 एंड जहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखा था रिस्क एंड एडवाइजरी कंसल्टेंट या एनालिस्ट, एंड नीचे आपने मेंशन किया था KPMG इंडिया, उसी के नीचे आप लिख सकते हो 13 मंथ्स. सो व्हाट दे नो इज़ कि 2022 में आपने जॉब छोड़ी है एंड आपने 13 मंथ्स की जॉब की है. दे कैन बैक कैलकुलेट कि आपने कौन से ईयर में शुरू की होगी. यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई इट. सो मोस्ट केसेस में हम जो ये फाइनल कॉलम बनाते होते थे, आई डोंट नो इफ़ समबडी इज़ मेड इट, बट जो फाइनल कॉलम बनता है, जो इस तरफ बनता है ना, एंड ऑफ द CV की तरफ हर पॉइंट में, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. जो मैंने CV फॉर्मेट शेयर किया हुआ है वीडियो में, उसमें आप चेक कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन आती है, छोटा सा बॉक्स आता है जिसमें ईयर मेंशन्ड होता है, वो भी 4 डिजिट्स में, विच एवर ईयर यू एंडेड द थिंग इन. उससे ये होता है, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है आपके पूरे CV में, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज़ फालतू की इन्फॉर्मेशन. Nobody should see your year in which you did internships or jobs or things like these. Why would someone care? Like if I did a course in let's say 2018, is that relevant? कि मैंने कब कोर्स किया था? That's not relevant. So you want to keep that box as small as possible, but the reason you keep it in the end is because 1, you cannot skip it, and 2, you also have to show that it's presented well. So compartmentalization. One question I have, if we are writing the year जहाँ पे हम end कर रहे हैं, then we don't need to write the months कि हमने कितने months किया है कोई work experience internship. Not there, but you write it in the beginning. अच्छा, उसके नीचे. हाँ, उसी के नीचे, because you need to mention how many months of experience you have. That's an important point. अगर किसी ने 2 महीने का काम किया होगा तो मे भी वो इतना relevant नहीं है. So you need to mention how many months were there, but that is not the information that you need to present in terms of January so and so to so and so. That is not necessary. And one more thing regarding the marks, जहाँ पे आपने बोला कि percentages and marks is also 440 out of 500.
So should I remove that? Just keeping the percentages? There are ways to present it. For example, what you have written is, I forgot कि कहाँ है, हाँ. So for example, what you have written is, मैं explain कर देती हूँ क्या है. आपने अपना डिग्रीज लिखा हुआ है जो जो परस्यू किया है, देन आपने ईयर मेंशन किया हुआ है, उसके बाद आपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, फिर आपने अपनी परसेंटेजेस मेंशन किया, उसके आगे आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जिससे किसी को बेटर पता लगे. जैसे आपके बीकॉम ऑनर्स में 79.3% मार्क्स हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपने लिखा है 8.35 CGPA. नाउ यू सी बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ द सेम पॉइंट. आपने बेसिकली अपनी CGPA को कन्वर्ट किया है. सो द बेटर वे टू प्रेजेंट योर CV इज़ कि आप 79.3% की जगह 8.35 या 8.3 GPA लिखो अपना. Okay, so the standardization की अगर CGPA तो सिर्फ CGPA. No, it does, like obviously some organizations have CGPA, Yeah. but some have percentages. जिसका जो था वहाँ पे तो आप वही लिखोगे. जैसे मेरे CV में भी 10th में 10 CGPA है तो मैं उसको 95% नहीं लिखती, मैं उसको 10 CGPA लिखती हूँ. और फिर अगर 12th में 96% है तो 96% ही लिखती हूँ क्योंकि वो परसेंटेज था. स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि अगर आपकी तीनों परसेंटेजेस थी तो कम से कम डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो स्टैंडर्डाइजेशन थी. तो आप अपना, क्योंकि आपके 79.3 और 8.35 में से 8.35 बड़ा है, वो 8 की लाइन में है, तो वो लिखो यहाँ पे, परसेंटेज हटा दो. ठीक है, और जो उसके सामने आप एक्स्ट्रा रिमार्क दे रहे हो वहाँ कैसी चीज़ें आती हैं. अब दिस इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. हो सकता है आपके कॉलेज में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या आपका D ग्रेड C ग्रेड आया हो, वो थोड़ी बताना है. जिनमें A आया है वो काउंट करो. देन मान लो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें A ग्रेड आया है. अगर आपके टोटल सब्जेक्ट्स 32 हैं, उसमें से 10 में A आया है तो शायद उतनी बड़ी बात ना हो, या मान लो 5 में ही A आया है. बट अगर आप लिखते हो A ग्रेड इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े पॉपुलर टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हैवी लगता है, उनमें लिखो A इन, मान लो 2-3 ही हैं तो लिखो A इन इकोनॉमिक्स, ये वो जो भी है, तो वो हो गया छोटा सा पॉइंट. अगर किसी के बहुत सारे हैं, जैसे मतलब कोई बहुत ही बढ़िया पढ़ाकू बच्चा था, उसके बहुत सारे A ग्रेड्स हैं, तो वो लिख सकता है A+ ग्रेड इन 10 सब्जेक्ट्स. और अगर कोई और भी टॉपर ही है कोई, मान लो, तो फिर वो लिखेगा A+ इन 11 आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट्स. जो चीज़ आपके पॉइंट को जितना इम्पैक्टफुल बनाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन, आप उसको उतना इम्पैक्टफुल बनाते हो. नाउ यू सी, इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट. वो पॉइंट जिसके पास उतने पॉइंट्स नहीं भी हैं, आपके शायद बाकियों में C ही क्यों ना आया हो, B ही क्यों ना आया हो, लेकिन चाहे आपके 3 सब्जेक्ट्स में भी A आया है, आप फोकस अपने पॉजिटिव पे कर रहे हो और सेल आप वही करोगे. भाई जो मेरे में कमी है वो थोड़ी बताऊंगी मैं तो वही बताऊंगी जो अच्छा है. हम ये पॉइंट अचीवमेंट्स में लिखना चाहिए या फिर ऊपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन? दोनों जगह. दोनों जगह. तो क्या होता है कि काफ़ी बार जब आप किसी का भी रेज्यूमे देखते हो, आपको लगेगा यार बहुत कुछ किया है इस बंदे ने, बट इट इज़ ऑल अबाउट कंपार्टमेंटलाइजिंग इट इनटू डिफरेंट बकेट्स. सो हो सकता है कि मेरे ऊपर मैंने लिखा हुआ है A+ ग्रेड इन 10 आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट्स, तो मैं उसको नीचे भी अगर लिखूंगी एकेडमिक्स में कि स्कोर 10 पॉइंट, रेपिटेशन, दैट इज़ नॉट अलाउड. बट अगर मैं लिखूँ A+ ग्रेड इन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, सो इट्स द सेम पॉइंट बट इलेबोरेटेड वर्जन नीचे आ गया क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं. फुटनोट लगेगा बॉक्स के नीचे? नहीं, सो ऊपर ऐसे एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलम ज़्यादा जगह घेर रहा है और ये कॉलम भी ज़्यादा जगह घेर रहा है. जनरली ये कॉलम होता है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन वगैरह होती है, वो छोटा सा होता है. ईयर वाला तो और भी छोटा होता है, उसका तो पॉइंट नहीं. आपके कॉलेज को भी, अगर आपका कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, जो कॉलेजेस जनरली छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल SRCC, IIT दिल्ली, वो सब छोटे छोटे नाम हैं, तो वो तो वैसे ही कम होंगे. अगर बहुत लंबा नाम आ रहा है तो आपके कॉलेज का कोई शॉर्ट फॉर्म भी होगा. जैसे मेरे को पता है कि इसका नाम SGSC है ना, तो आप वो लिखोगे. और आपके कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप लिखोगे SGSC, दिल्ली यूनिवर्सिटी. उससे वैसे ही छोटा हो जाएगा. एंड देन आप उसको इतना करोगे, परसेंटेज का कॉलम भी छोटा ही होता है और आगे आपके पास इतनी जगह बचती है कम से कम जिसमें आप वो पॉइंट लिखते हो. तो फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि स्कूल में जैसा होता है कि 100 बोर्ड क्लासेस में 100 मार्क्स आते ही आते हैं, जो 2 में आए, 5 में से, तो हम लिख सकते हैं कि 100 मार्क्स आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, तो वो भी ऑफ कोर्स लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिखोगे. और फिर नीचे लिखोगे परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर इन दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट. परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100. और बेचो, और अच्छे से कैसे बेच सकते. बट वो रेपिटेशन नहीं होगा.
ऊपर आपने ये लिखा 2 आउट ऑफ 5 में 100 था, ये थोड़ी बताया किसमें था, वो तो नीचे बता रहे हो। तो वो पॉइंट है। और इसी तरह और मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, हाउ टू पुट द सेम पॉइंट इनटू डिफरेंट बकेट्स। हो सकता है आपने एक इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस, बट आपने अपने इंटर्नशिप में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, आपने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की, तो आप नीचे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखोगे, इवेंट ऑर्गेनाइजर। आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको कोई अवार्ड मिला, कुछ डांस कंपटीशन हुआ था, ऐसे टीम गैदरिंग के लिए कुछ फन एक्टिविटी की, आपको सर्टिफिकेट मिला या अवार्ड मिला, कहाँ लिखोगे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। सेम जगह सेम एक्सपीरियंस, बट क्योंकि पॉइंट उस टाइप का है तो कहीं और लिख रहे हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं। बस एक मिनट, उधर काफ़ी देर से पूछ रहे जैसे कि अगर क्या कहते हैं 12th में 92% आई है टॉप 4 में, तो रिज्यूमे में 92 लिखनी है, फिर 88% लिखनी है ओवरऑल 5 का। तो सीवी में हर कॉलेज की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, जैसे स्कूल में हाँ वही सीवी के अंदर जब आप मान लो स्कूल की परसेंटेज लिख रहे हो, हर कॉलेज की अपनी गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद मना करता था टॉप 4 टॉप 5 लिखने के लिए, वो कहते थे आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की लिखनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या आप करोगे, यहाँ तो सारे की लिखोगे, बट अपने को करिकुलर या एकेडमिक्स में क्या लिखोगे, टॉप 4% इतना, या फिर के जो रिमार्क्स का कॉलम है उसके बिल्कुल बगल में ही वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे टॉप 4 इज इक्वल टू इतना, वो लिख सकते हो, वो अलाउ करेंगे। आई थिंक टॉप 5 हमेशा मैक्सिमम होगा, तो टॉप 4 वाला मतलब जितना 4 5 जितना भी आपको जो भी मतलब लगता है आपका बेस्ट है वो। और हम ये भी पूछ रहे थे कि जैसे कि 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो उसको सीवी में इंक्लूड करें या ना करें? ऑफ कोर्स करो यार, मेरी एक इंटर्नशिप 7 दिन की थी, मैंने तो वो भी लिखी थी। अच्छा, मैं क्या करूँ, थी वो 7 दिन की, मैंने 7 दिन में सीखा ना। अगर वर्क फ्रॉम इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड भी है, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो जब भी लिखें इंटर्नशिप इसको हाँ, मेंशन ही मत करो वर्क फ्रॉम होम है, वैसे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सीखा क्या उससे उनको फ़र्क पड़ता है। कौन से साल में सीखा, कितनी देर में सीखा, वर्क फ्रॉम होम था या नहीं था, पैसे मिले या नहीं मिले, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यार ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टाइपेंड भी नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा अमाउंट अगर कुछ अच्छा मिला या बोनस हुआ या फिर लिखोगे। मतलब अगर ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने आपको अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया या कुछ ऐसी चीज़ दी, तो ऑब्वियसली आप लिखोगे। बट आपको अगर स्टाइपेंड मिला, जनरली इंटर्नशिप में क्या होता है 10,000 से कम का ही स्टाइपेंड होगा, तो वो आप क्यों ही मेंशन करोगे वो चीज़। कि अगर 10,000 ज़्यादा है तो अगर मान लो 10, पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी इंटर्नशिप जो ताकि उसमें वीडियो बन सके। हाँ वही ये इंडिया के बिजनेस काउंसिल के साथ, तो उन्होंने मुझे 22,000 रुपीज़ दिए थे। लिख सकते हो। लिख सकते हो। द रीज़न है सेट 10,000 से नीचे, वैसे 10,000 से नीचे की भी बात नहीं है, 5,000 वगैरह भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ 1,000 2,000 देते थे और तो अभी तो तो ये ये कहते हैं कि सैलरी बहुत ऐसा सैलरी नहीं, रिसीव्ड, ओके लेट मी फ्रेम इट, रिसीव 22,000, वो भी कैसे लिखोगे, INR 2020,000। एक तो जगह घेरता है, ऊपर से जितना लंबा बोल्ड पॉइंट होगा उतना बढ़िया ही है, ज़्यादा नज़र जाएगी। ऊपर से INR लिखोगे, करेंसी ह्यूमंस आर वायर्ड टू नोटिस मनी, सो INR लिखोगे तो और ज़्यादा नज़र जाएगी। सो राइट दैट, क्योंकि वो सबसे पहले आना चाहिए। रिसीव INR 22,000 एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। स्टाइपेंड सबसे पीछे कर दो, स्टाइपेंड नोटिस नहीं होगा, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन को बोल्ड कर दो। अगर कोई जेम कैटेगरी से है, अगर ऑफर लेटर ज़्यादा हो, वो मेंशन कर सकते हैं कि हमें ग्रेजुएशन में कितने ऑफर Yes. लेटर्स मिले। Yes, you should not only mention number of offer letters but also from which all companies. Mention उसमें that. से आपने एक इंटर्नशिप करी, आपने इंटर्नशिप पूरी करी, आपकी उसके मतलब आपको पैसे भी मिले, आपके पास ऑफर लेटर भी है, बट उसका इंटर्नशिप का कंप्लीशन लेटर नहीं है, क्या वो लिखना चाहिए? कोई भी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ बॉन्ड था, वो बॉन्ड आपने छोड़ दिया, तो उन्होंने लेटर नहीं दिया। तो ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी में आपने जो भी किया, जब आप अपने CV में डालते हो, अगर आप अपने कॉलेज की प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, बाहर जॉब्स में जा रहे हो, आप कहीं के लिए भी CV बना रहे हो, इवन मैं कहती हूँ आप MBA इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ के लिए भी CV बना सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ लिखने से, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू में बात करके समझ लेते हैं कि आप क्या सच बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। प्रॉब्लम आएगी जब आप MBA कॉलेज में जाओगे,
वहाँ पर आप ना सिर्फ जो पॉइंट लिखते हो वो चेक करते हैं, आपने उस पॉइंट के लिए क्या वर्डिंग लिखी है वो भी वर्ड टू वर्ड सेम होनी चाहिए आपके प्रूफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कोर्स परस्यू किया कोर्सेरा से, MBA स्टैटिस्टिक्स का IIM अहमदाबाद। जनरली जब आप कोर्सेरा का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो उसमें ये मेंशन्ड होता है, तो मैंने जो मेंशन किया वो उनके सर्टिफिकेट में है। क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि मैंने जो कोर्स किया था उसमें मेरे को इतना परसेंटेज ग्रेड मिला इन सो एंड सो एग्ज़ाम, अगर सर्टिफिकेट में नहीं मेंशन तो मैं नहीं लिख सकती। ये तो सर्टिफिकेट का एग्जांपल है। अगर आपने इंटर्नशिप की, आपने मुझे बोल दिया कि आपने 100+ रजिस्ट्रेशंस कराई, मुझे कैसे पता? तो अगर आप MBA कॉलेज में जा रहे हो फिर उसके लिए CV प्रूफ्स होते हैं, CV वेटिंग होती है उसका। लेटर है, सैलरी स्लिप्स है, बट लेटर नहीं है कंप्लीशन। अगर आपके पास कंप्लीशन का लेटर नहीं है तो मैं आपका प्रूफ एक्सेप्ट किस बेसिस पे करूँगी? आप ये तो लिखोगे नहीं कि मैंने इस कंपनी में ये रोल पे काम किया और इतने मंथ्स के लिए काम किया। आप इलेबोरेट तो करोगे ना कि मेरा ये पॉइंट था। उसको प्रूफ करने के लिए मैं IIM अहमदाबाद का एग्जांपल दे रही हूँ, बट हर कॉलेज का अपना अपना होता है। IIM अहमदाबाद आपको बोलेगा कि आप अपने रिक्रूटर से ईमेल पे ये प्रूफ्स लेके आओ या अपनी कंपनी के लेटर हेड पे ये लिखवा के लेके आओ, साइंड एंड स्टैम्प्ड। या तो आपका रिक्रूटर आपको, या रिक्रूटर, मैनेजर, एनीबडी फ्रॉम दैट कंपनी जिसकी ऑफिशियल ईमेल वेबसाइट पे मेंशन हो या उनका बिजनेस कार्ड हो आपके पास जिस पे उनकी ईमेल हो, उनसे हमें ये प्रूफ चाहिए कि ये आपके पॉइंट्स हैं। तो हम कैंपस पे क्या करते थे, पहले हम ये आर्ट सीखते थे जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसके अलावा और जैसे चीज़ें हमें सीनियर्स हमारे पॉइंट्स को रिव्यू करते थे, इम्प्रूव करते थे, बेटर करते थे। फिर हमारा जो पॉइंट होता था उनके प्रूफ के लिए हम वापस लिखते थे उस ऑर्गेनाइजेशन को और एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखते थे और उनको कहते थे काइंडली अप्रूव, और उनका रिप्लाई आता था अप्रूव्ड। उनको नहीं लिख के देने होते पॉइंट्स आपने ही लिख के देने हैं, क्योंकि ये फ्रेमिंग तो आपको करनी है ना। वो अगर कुछ भी लिख के दे देंगे तो फिर हम CV फ्रेमिंग कैसे करेंगे? पॉइंट आपको ही लिख के देना होता है, बट प्रूव वो करेंगे, अप्रूव करेंगे नहीं। सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हिम कि अगर आपको कंप्लीशन का लेटर नहीं भी मिला, इंटर्नशिप है या वर्क एक्सपीरियंस है? इंटर्नशिप प्लस जॉब थी, वो 3 ईयर का बॉन्ड मैंने इंटर्नशिप के बाद छोड़ दी थी, तो मुझे उससे मिल गई। हाँ, तो डजेंट मैटर। इवन इफ अगर वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, वर्क एक्सपीरियंस के केस में शायद वो कंप्लीशन लेटर भी मांगते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट इंटर्नशिप के केस में तो डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड। सो व्हाट यू नीड फ्रॉम देम इज़ टू गेट इट रिटन आइदर ईमेल पे या उनके लेटर हेड पे। कैन दे डू दैट? विल दे डू दैट? अच्छे टर्म्स पे नहीं है। बॉन्ड आपने साइन नहीं करा, उन्होंने बोला बॉन्ड साइन करो, लेटर नहीं देंगे, आपने छोड़ दिया तो नहीं किया, लेकिन कोई मैनेजर था जो अच्छा था या? हाँ मैनेजर हाँ मैनेजर है ना, वो लिख के देता। अगर वो लिख के दे सकता है लेटर हेड पे ना सही ईमेल पे लिख के दे सकता है, अगर उसका बिजनेस कार्ड ले सकते हो या उसकी लिंक्डइन पे उसकी ऑफिशियल ईमेल है या उसकी वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट पे उसकी ऑफिशियल ईमेल है, अगर वो लिख के दे सकता है तो आप प्रूव कर सकते हो। और नहीं भी कर सकते तो अगर आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर मिला हुआ है तो उस पर जो लिखा है वो लिख सकते हो, एग्जैक्टली लिख सकते हो वो चीज़ें, कौन सा रोल, कितने मंथ्स के लिए इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, ये वो सब लिख सकते हो। ये नहीं लिख पाओगे कि आपने काम क्या किया, क्योंकि वो वही अप्रूव कर सकता है। एंड दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर MBA प्लेसमेंट इंटरव्यूज़। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अगर आपने जॉब इंटरव्यूज़ लेने हो या कुछ भी और हो। और लास्ट पॉइंट ऐसा कि जैसे आपने बोला जिसमें भी आपने मैक्सिमम स्कोर करा तो लिख रहे हो, अब उन सब्जेक्ट्स की आपको अभी उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। नहीं, नॉट नेसेसरी। जरूरत नहीं है। खास तौर से MBA प्लेसमेंट में तो कोई पूछता ही नहीं है एकेडमिक्स, वो सिर्फ आपके MBA इंटरव्यूज़ तक होते हैं और इंटरव्यू में आप CV नहीं लेके जाते। इंटरव्यू में आपका जैसे मान लो जब आप कैट एग्ज़ाम दे देते हो और जनवरी में रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट के आई थिंक 2-3 दिन बाद ही शॉर्ट लिस्ट आ जाती हैं, उस समय सारे कॉलेजेस अपना फॉर्म निकालते हैं। जैसे अगर मुझे IIM अहमदाबाद से शॉर्ट लिस्ट आई है तो IIM अहमदाबाद मुझे ईमेल पे अपना फॉर्म भेजेगा कि ये फॉर्म भरो, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। तो वो जो उनका फॉर्म होता है ना, उसमें आप कुछ भी ऐसे अचीवमेंट्स टाइप मेंशन नहीं करते, बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो आपके CV से रिलेटेड होती हैं। मोस्टली चीज़ें होती हैं जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके एकेडमिक मार्क्स। उसमें भी अगर मैंने मान लो वर्क एक्सपीरियंस लिखा है तो वो ये नहीं पूछते कि वर्क एक्सपीरियंस में हमने क्या क्या किया था, सिर्फ कौन सी कंपनी, कौन सा रोल, कितने महीने, दैट्स इट। क्या किया है वो सब इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आप जो चाहते हो, अपनी इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहते हो, व्हाटएवर यू कैन टॉक अबाउट। जब हम सब्जेक्ट पढ़े कि हमने इसमें 100 स्कोर करा, अब हमने मल्टीपल 50+ सब्जेक्ट्स पढ़े ग्रेजुएशन, याद तो नहीं है उसमें नंबर आए थे पर। हाँ, तो उनके पास मार्कशीट होगी ना आपकी।
मार्कशीट तो है बट हाँ। वो लिखने पे काउंटर क्वेश्चंस तो नहीं होता ना आप लिखोगे ही कहाँ? सीवी तो वो आप सीवी तो इस स्टेज में चाहिए नहीं। इस स्टेज लिखोगे आप एमबीए प्लेसमेंट के इंटरव्यू पे, जब कम वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं एकेडमिक्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्ट्रीम से। श्योर थैंक यू सर। एक क्वेश्चन जो आप बता रहे हो वर्क के प्रूफ के बारे में जो हमें अप्रूव कराना होता है, जैसे KPMG में मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स करे, तो व्हेन आई एम इनटू a B school, so I will have to get proofs for all the projects. Yes, all the points, all the projects and everything. And there is a reason वो काम आपको अभी नहीं करना होता। मान लो आपने अभी जाके अपने रिक्रूटर, इंटर्न, जहाँ भी आपने जो भी किया है, आपने सब कुछ अभी ले लिया। फिर आप एक कॉलेज में जाओगे, MBA कॉलेज में, वो आपको वहाँ जाके बोलेंगे कि ये ऐसे होती है CV फ्रेमिंग। अभी तो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, हो सकता है मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स भूल गए हूँ। पहले पता होता कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं तो रिकॉर्डिंग करके आती हूँ। अगर मान लो वो पॉइंट्स जब वो आपको बताएंगे, आपका CV रिव्यू करेंगे, आपको कितनी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। फिर आपको लगेगा यार जो पॉइंट मैंने अप्रूव कराया है, विच इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो वो आपको लिखने देंगे, कि वो उतना अच्छा नहीं है, ये इसको बेटर फ्रेम किया जा सकता था, पर वो उसको बेटर फ्रेम नहीं करने देंगे आपको। क्योंकि अगर आपने अब 400 नंबर ऐड करना है कि मैंने 400 मिलियन का प्रोजेक्ट हैंडल किया है, वो कहेंगे कि प्रूव करो। आपने सिर्फ ये लिखवाया था कि प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री में था, इस कंपनी के साथ था, इसकी ये वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन नेट पे क्या लिखी है वो मैटर थोड़ी करेगा, लिखवा के लाओ कि 400 मिलियन ही थी। तो वो जब आप एक MBA कॉलेज में जाओगे, आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उस समय आपको अपने उन रिक्रूटर्स, अपने सारे उन चीज़ों को, उन लोगों को रीच आउट करना होता है। नहीं, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ क्या काम करोगे, वो भी अभी नहीं करोगे, वो अभी आप सिर्फ कैट की तैयारी करो। जब कैट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जब आपको शॉर्ट लिस्ट आ जाएंगी, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ दोगे, फिर आप इंटरव्यूज़ क्लियर करोगे। जब आपको पता है आप IIM जाने वाले हो, जैसे इन तीनों को पता है, इन तीनों के लिए इस समय काम क्या होगा, दे हैव टू रीच आउट टू देयर रिक्रूटर्स, एवरीबडी, नॉट टू गेट द प्रूफ्स। वो MBA कॉलेज जाने के बाद व्हाट दे हैव टू डू इज़ दे हैव टू इंटीमेट देम कि हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी 3 महीने बाद। आपने अगर अपनी जॉब छोड़ी होगी, विल दैट पर्सन लिसन टू यू? अगर आप MBA कॉलेज में जाने के बाद, ये सीखने के बाद उसे बोल दोगे मेरे को 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रूफ चाहिए, क्योंकि MBA कॉलेज में जाने के बाद, ये सब सीखने के बाद आपके पास हार्डली 1 महीने का टाइम होगा टू गेट दीज प्रूफ्स, टू अरेंज एवरीथिंग। उसके लिए we have to be in good terms with You have to be in good terms. You have to in fact intimate them that you have made it to a good B school. And खास तौर से जब आप बताओगे कि मैं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता जा रही हूँ, तो उस बंदे को पता है कि कभी भी रेफर कर सकती है किसी जॉब के लिए, फिर वो भी गुड टर्म्स में रहेगा आपके साथ। इसमें नोटिस पीरियड में भी काम कर रहा था। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली लाइक अगर आप मान लो आपको IIM अहमदाबाद कन्वर्ट आ गई, ठीक है, आप जा रहे हो, चौड़ में मांगो कि भैया लेटर दो, क्योंकि उनको भी पता ना आप उनके काम आ सकते हो। तो क्योंकि गिव एंड टेक चलता है, तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू हेल्प यू, बट दे विल ओनली बी एबल टू हेल्प यू इफ़ यू हैव इन्फॉर्म्ड देम इन एडवांस दैट इट्स गोइंग टू हैपन। तो क्योंकि ये चीज़ मेरे सीनियर्स ने मेरे को गाइड की थी, व्हाट आई डिड वाज, जैसे ही पता लगा IIM अहमदाबाद से कन्वर्ट है, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई विजिटेड माई स्कूल, मिठाई का डब्बा लेके टीचर्स को, भाई ये ना करें यार, अगर किसी ने टीचर ने देख लिया तो उन्होंने मिठाई का डब्बा लेके आए टीचर्स के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई, उनको बताया कि ऐसे ऐसे IIM अहमदाबाद कन्वर्ट हुआ है, ये है वो है, तो ये सब। तो फिर वो तो ऑब्वियसली खुश तो होते हैं, टीचर्स तो खुश ही होते हैं, पर उसके साथ साथ मैम अगर कुछ भी मतलब कोई आपको मेंटरिंग सेशन करवाना हो, कभी भी किसी स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैम फील फ्री, मैम फ्रीली मतलब सेशन ऑर्गेनाइज कर दूँगी, कोई इशू नहीं है ऐसे, आप कभी भी किसी को भी ऐसे हो। तो मेरा स्कूल अभी भी बुलाता रहता है मुझे उस चीज़ के लिए, बट उसके लिए सर्टिफिकेट भी ऑर्गेनाइज करा देंगे किसी भी इवेंट में। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट वॉज, जब मैंने उनको ये सब कहा कि मैम कुछ भी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो, ये हो वो हो, आई एम देयर, अगर कभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिली स्कूल से एंड एवरीथिंग। और लास्ट चीज़ आप क्या कह देते हो, मैम एक्चुअली ना एक CV वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए ना मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, मुझे बस स्कूल के लेटर हेड पे ना कुछ पॉइंट्स वेरीफाई कराने होंगे, तो आप बस आपके साइन और स्टैम्प चाहिए होंगे। तो मैम क्या बोलेंगे, हाँ हाँ ईमेल कर देना या फिर क्या लेके आ जाना जब कहोगे। मैम अभी नहीं चाहिए, एक्चुअली अभी तो मैं MBA कॉलेज जाऊँगी, 2-3 महीने लगेंगे, बट मैंने सोचा आपको मैं पहले बता के रखूँ, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है ना, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो एक और चीज़ आप MBA में सीखोगे विच इज़ बातें करना, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स। प्लेसमेंट्स हैं तो आपके MBA प्रोग्राम से फर्क पड़ता है, बट समर प्लेसमेंट तो आप 1 महीने बाद जा रहे हो, तो उससे जो पहले करा है, जो अभी तक करा है, वही मैटर करेगा ना। यस, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके
सॉरी समर इंटर्नशिप से जो पीपीओज मिलते हैं हाँ वो अभी तक की जो चीजें हैं उस पर मैटर करेंगे। Yes. एक महीना होगा सिर्फ, तब तो नहीं ना, पूरी लाइफ आपकी जितनी भी है। हाँ, एमबीए में आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो जो इम्पैक्ट ला सके फॉर समर प्लेसमेंट्स। ट्रू। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्कॉलरशिप अप्रूव हुई है और लेकिन मैंने ली नहीं उसको, तो कैन आई राइट इट? यस एंड सेम गोज विद कॉलेज की जो प्लेसमेंट मिलती है। Yes. बिग 4 में अगर यस, मेरे सीवी में मैंने मैकिन्जी का ऑफर मेंशन किया हुआ है, जो मेरे अंडरग्रेड में मुझे ऑफर हुआ था, एंड एक चीज़ और, पर मैंने किया नहीं था। तो मुझे वो अमाउंट स्कॉलरशिप का मतलब उनके करेंसी में लिखना चाहिए कि इंडियन करेंसी में? क्योंकि इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। I think it is better if you mention both. So what you do is you mention USD so and so bracket INR so and so. Even though it's repetition, Okay. it is still a heavy CV point because number INR वाला बड़ा है, but USD again Indians are wired to feel good about foreign currencies and foreigners. So एंड इसके वेरिफिकेशन के लिए उन यूनिवर्सिटी के जिन्होंने ग्रांट किया है उनका वो चाहिए कि were you sent an email from them or anything? Yes, I was. That's a proof. बस वही वो ईमेल चलेगा? This end. दोबारा मांगना पड़ेगा कि नहीं नहीं, it came from their official email ID. It's a proof. ओके Your name is there, no? हाँ इट्स दियर It's a proof. They sent you an email saying कि you have been awarded a scholarship. Yes. That's it. इवन आई हैव द पीडीएफ जिसमें उन्होंने लाइक Perfect. ठीक है ओके Can I see my CV once? नाम बताओ. Refer to good. Your CV was in group 3. It was a good CV. हाँ. So you want me to go through it in general, evaluate करना है? Okay. So the first thing is again, if you have done BTech, BSc, उसमें finally 2024 को ही mention करो and not the year you started it in. ठीक है? Similarly, if you did मान लो BTech, major was electrical engineering, minor was economics, the way you generally write is BTech electrical engineering and then ब्रैकेट में डाल के यू राइट माइनर इकोनॉमिक्स या इवन इको भी लिखोगे तो चल जाएगा. मतलब कीप इट शॉर्ट सो दैट ज़्यादा जगह ना घेरे. ठीक है. कीप एवरीथिंग स्टैंडर्डाइज. फॉर एग्जाम्पल 8.5 आउट ऑफ 10. आई एम अज्यूमिंग दिस मस्ट बी CGPA, बट नेक्स्ट कॉलम में यू हैव रिटन 7.0 CGPA. So it should be either 8.5 CGPA or it should be 7.0 out of 10. Okay, standard होना चाहिए. Internship and experience wise, वो same point that I shared with Muskan, compartmentalize. Left side पे you should have सबसे ऊपर your role, उसके नीचे कंपनी का नाम, उसके नीचे कितना आपने मतलब ड्यूरेशन के लिए वो किया है. Like if we are already working, so duration तो भी पता नहीं ना. Like we are into जितना भी टाइम पे CV बन रहा है, क्योंकि जब आप MBA कॉलेज में होगे तब तक तो जॉब छोड़ ही चुके होगे, तो उस पॉइंट के लिए वो होता है. और अगर आपका वर्क कॉन्फिडेंशियल है देन यू डोंट मेंशन इट. यू डोंट मेंशन वर्क कॉन्फिडेंशियल, यू जस्ट डोंट मेंशन इट क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है. योर CV शुड हैव मोर नंबर ऑफ नंबर्स इन योर वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग. okay, the numbers like the impact. करेक्ट. द इम्पैक्ट इट शुड बी देयर एंड आपके मोस्टली पॉइंट्स आपने 2 लाइन्स में मेंशन किए हैं, विच शुडंट बी द केस. इट शुड बी 1 लाइन में 1 पॉइंट. सो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है वो 1.5 लाइन्स का है. इट शुड बी 1 लाइन में कंप्लीटेड. ठीक है. तो वो मेजर चीज़ है. इफ़ यू हैव डन इंटर्नशिप्स एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस, इट्स बेस्ट टू मेक 2 buckets. The heading work experience and internship is used by freshers to give the impression कि उनके पास work experience है. Actually, they only have internships. No, these all are internship only. But yeah, like I have a chance that I can go forward with the work experience count. These are internships. Yeah, ma'am. This doesn't look like internships. It's a very good experience because you have big brand names. हमने नीति आयोग का internship किया हुआ है. I'm in it. अच्छा, मैं लोगों को ढूंढ रही हूँ जिनके इंटरव्यू ले सकती हूँ. तो ठीक है. तो मतलब यू शुड देन आज इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली थी मेरे को वीडियो देख के फिर अप्लाई किया था. तो यू शुड राइट वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप्स एंड देन लेफ्ट साइड पे सारे के सारे में. एंड इफ इट्स एन इंटर्नशिप देन यू कैन नॉट राइट बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन राइट बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न.
यू हैव बट टू उस पे तो ये लिखा है जो ऑफर लेटर है. बट फॉर समबडी जो पढ़ रहा है दे शुड नो इट्स एन इंटर्नशिप. या तो आप बकेट्स अलग बना दो, या तो आप ऊपर सिर्फ इंटर्नशिप्स ही लिखो. देन इट्स नॉट इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस, इट्स ओनली इंटर्नशिप्स. देन इट्स क्लियर. एकेडमिक प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके लिए भी सेम रिकमेंडेशंस. ऐड मोर नंबर्स, ऐड मोर इम्पैक्ट. But I think the project are not that impactful. Is it? Nothing is actually that sellable. You have to sell it. जैसे you did impact on crude oil on Indian economy. You must have found some numbers. Yeah. Write them down. Even if it's a fact and has nothing to do with your achievement, it's still a fact. जैसे I'll give you an example. मान लो मुस्कान handled a project at KPMG India which was for a company which was valued at, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, 400 मिलियन. नाउ जस्ट बिकॉज शी वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, जो कंपनी की वैल्यूएशन 400 मिलियन है, उसको मुस्कान का क्या लेना देना. कंपनी 400 मिलियन की ना भी होती, 200 मिलियन की भी होती, उससे उसके अचीवमेंट पे थोड़ी फ़र्क पड़ जाता. उसने तो काम किया है ना, उस कंपनी से क्या लेना देना. बट बिकॉज यू कैन मैंशन नंबर्स एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भैया मैंने 400 मिलियन की कंपनी का प्रोजेक्ट हैंडल किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ लगी. अगर लास्ट रिजॉर्ट में इनमें से किसी में नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर सकते हो. उन चीज़ों को बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है. जैसे जो लोग स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करते हैं ना, जैसे मैंने एक इंटर्नशिप की थी, मुझे याद है वी स्किल्स में. ना वी स्किल्स इज़ अ वेरी मतलब नॉर्मल एक ऑनलाइन इंटर्नशिप थी, कुछ ज़्यादा किया भी नहीं था मैंने. बट मैंने जब इंटर्नशिप की थी तो इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, ऐसा कुछ करके था, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, तो पता भी नहीं था. बट जब ये CV फ्रेमिंग सिखाई गई, अब वी स्किल्स का नाम ही नहीं किसी ने सुना हुआ, ना पता लग रहा है किस चीज़ के बारे में. तो मैंने जब इंटर्नशिप लिखी, मैंने टॉप पे यही इंटर्नशिप लिखी थी. मैंने लिखा वी स्किल्स, नीचे लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव. उससे मेरा क्या लेना देना है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक इम्पैक्ट बड़ी चीज़ है. ये चीज़ वीडियोस में भी चलती है. इफ़ आई मेंशन कि एक इंटर्नशिप है नीति आयोग इंटर्नशिप, अब करोगे. अगर मैं वही लिखूँ गवर्नमेंट इंटर्नशिप अर्न 10,000 INR 10,000 पर मंथ, वैसे क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस तभी चले जा रही है. रीज़न बीइंग दैट्स व्हाट सेल्स. यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट सेल्स. मैंने नोटिस किया, मैंने वीडियो बनाया IIM बैंगलोर एडमिशन क्राइटेरिया. पढ़ते तो हो नहीं, फालतू की वो रियलिटी वाली फेक वाली वीडियोज़ देखते रहते हो. मैं बनाया IIM बैंगलोर एडमिशन क्राइटेरिया, व्यूज़ ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा. मैं सोचा यार मैं तो मतलब कुछ कम लोग देख रहे हैं. मैं सोचा यार मैंने FMS पे वीडियो बनाई 2 लाख व्यूज़, IIM अहमदाबाद पे वीडियो बनाई 100K व्यूज़. मैं सोचा इस पर आया कैसे नहीं, बैंगलोर वाली 20,000 लोगों ने देखी है, मतलब बात क्या है. फिर मैंने जाके देखा कि एक्चुअली में हुआ क्या. मैंने FMS पे लिखा था हाँ पे 2 lakhs एंड ऑन 34 lakhs का एवरेज पैकेज. That's what got sold, not FMS. सोचो 2 लाख व्यूज है इस वीडियो पे, 2 लाख बच्चे तो कैट लिखते हैं क्योंकि सबने देख ली वो वीडियो. आधे से ज़्यादा को तो MBA करनी भी नहीं होगी. बट भाई 2 लाख पे करके 34 lakhs मिल रहे हैं, देखे तो सही क्या है. सेम वे जैसे तो IIM अहमदाबाद का भी यही सीन था. उसमें मैं टाइटल दिया था ड्रीम MBA कॉलेज. सबको देखना कौन सा है. IIM बैंगलोर में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वो नहीं चली. अब मैं IIM कैलकाटा की वीडियो सोच रही थी कि अच्छा क्या लिखूँ. पहले तो बेस्ट कॉलेज फॉर फाइनेंस एंड कंसल्टिंग. आपकी वीडियो देख के बहुत लोगों ने अकेडमी ज्वाइन करा, जर्नलिस्ट को फॉलो करा, बहुत इम्पैक्ट हुआ. सुन रहे हो ना, स्पॉन्सरशिप चालू रखना. आपकी वजह से ये अकेडमी ज्वाइन करा, बाद में टीचर्स मिले बाकी. चलो अच्छा यार, लाइक आई होप एक्सपीरियंस अच्छा हो ताकि मुझे भी जाना, मेरा CV देख लो. कौन सा है बता. स्किल्स पे थे हम, एक बार स्किल्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा. हाँ तो मतलब देखो अल्टीमेटली तो सेम एक एक डाली हुई है यार, सारी तो डाली हुई हैं. ओवरऑल CV अच्छा है. नहीं लाइक आगे स्किल्स कैसे ही टेक्निकल वी हैव टू डिफरेंशिएट और इन वन गो. नहीं ऐसे ही जैसे किया हुआ है Okay. ऐसे ही है. And PORs में भी सेम कंपार्टमेंटलाइज करो, सामने लिखो हेड ऑफ VP मैनेजमेंट नीति आयोग सोचो, वैसे ही सेम जैसे इंटर्नशिप्स के केस में होता है. बाकी चीज़ें सॉर्टेड है. वॉलंटरी एक्टिविटीज़ मेंशन करो कि क्या किया था इसमें भी, स्पेस प्रॉपरली मेंशन करो. इसको एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंडर डालो. वॉलंटियर करने का एक्सपीरियंस जो होता है वो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डाल सकते हो. प्लस यू डोंट हैव एन एक्स्ट्रा करिकुलर्स बकेट इन योर CV, तो ये वहाँ डालो. सर्टिफिकेशन एंड स्कॉलरशिप्स दिस इज़ फाइन. इसको थोड़ा और लंबा अगर कर सकते हो तो करो बिकॉज स्पेस खाली है. सो दैट्स इट.
And last thing on this, like I have 8, and 8 हाँ. in my graduation, and I'm targeting ABC. So I'm Gen. So like, what would be the target? You don't have experience also, no? Like these are like internships. Internships don't count as experience in the first stage. You will either need 99.9 plus. If you get work experience तो थोड़ा कम हो जाएगा. But like I am college pass out नहीं हुआ, but can I show that I have not passed the college, but I have a work experience? That is not counted as work experience. Graduation के बाद का ही experience count होता है. So anybody who has 998 also, which is the perfect profile, basically 90, 90 or 80. For a GEM for IIM Ahmedabad is minimum 99.65. मेरे टाइम पे था, अब तो और ज़्यादा हो गया. And for me, 99.9. 99 से नीचे तो आएगा ही नहीं. 99 है और 0 वर्क एक्स है और बॉल साइज बैकग्राउंड, तो आया कि तो कितना चाहिए. 90 या इवन 80s में भी होगा तो आ जाएगा. मेरा एक बैचमेट है, उसके 996 है. ही गॉट अ कॉल एट 93 if I'm not wrong. मेरा बैचमेट है. बताओ नाम बताओ. तिशा. एक मिनट रुको यार. हाँ तिशा. मैंने इसको भी उसमें ही डाला था, ग्रुप 3 में ही डाला था. DU सही है, ये सही है. अगर ग्रेड 8.04 है तो उसकी जगह 8 CGPA लिख लो, जगह भी कवर हो जाएगी प्लस डेसिमल पॉइंट. 10th और 12th में भी डेसिमल्स हैं, तो फिर इसमें भी 8.04. तो 8.04 डबल डेसिमल्स हो गया, जबकि बाकियों में 1 डेसिमल है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग 8 CGPA लिखोगे तो, क्योंकि वो CGPA एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा. या तो 8 CGPA लिख लो. 8.0 अच्छा नहीं लगता इसलिए बोल रहा हूँ. या 8 out of 10 CGPA लिख लो, ऐसा लिख सकते हो. वर्क एक्सपीरियंस कंपार्टमेंटलाइज कर लो, दैट्स द मेजर डिफरेंस. 2 लाइंस में पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, एक में ही कंप्लीट होना चाहिए. बोल्ड चाहिए है. नंबर्स अच्छे हैं बट फ्रंट लोडेड चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन रखो. अगर 1500 एम्प्लॉयज़ लिखा है और उसमें कॉमा नहीं है तो पूरे CV में कोई भी नंबर होगा तो उसमें कॉमास नहीं हो सकते. अगर कॉमास डाल रहे हो, मान लो 1500 में डाला है और या बड़े नंबर्स में डाल रहे हो, इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो इंडियन ही चलेगा. स्टैंडर्डाइज होना चाहिए पूरा. जो पॉइंट्स छोटे हैं, जो आधे पेज में ख़त्म हो रहे हैं, वो और लंबे होने चाहिए. POR अगेन कंपार्टमेंटलाइज कर दो. मेंशन कर दो कि PR एंड मार्केटिंग हेड, नीचे कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन, या फिर के SVC, जो भी मतलब आप लिखना चाहते हो. पॉइंट्स सही हैं. आपने PORs के ईयर्स मेंशन नहीं किए हो कि कौन से साल में किए थे, तो वो राइट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड एक लाइन आनी चाहिए, उसके बाद आने चाहिए. एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, तो जैसे फर्स्ट रैंक एंड रैंक 1 स्टैंडर्डाइज नहीं है, एक ही फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए. अगर आपने ये सब किया है तो इसके आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी होंगे कि रैंक 1 आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, तो उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वो नंबर्स यूज़ कर लो. आपके एकेडमिक पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो यू शुड पुट इट ऊपर अपने मार्क्स के नीचे. आपकी इंटर्नशिप्स भी अच्छी हैं बट आपके एकेडमिक पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं. यू वर नेशनल लेवल कॉमर्स ओलंपियाड में फर्स्ट रैंकर ट्वाइस, 11th में भी 12th में भी. सो दैट्स अ बिग पॉइंट. दैट्स व्हाई यू कीप इट ऑन द टॉप. एक्चुअली स्कूल में जो ओलंपियाड में से रैंकिंग आई हुई लाइक 1 to 10 और 10 to 20 के अंदर, तो स्कूल की रैंकिंग्स भी इन्वॉल्व कर सकता है. ऑफ कोर्स लिखोगे. क्योंकि मैं वो तो उसको स्कूल की रैंक बहुत टाइम हो गया, लाइक 7th 8th में. यार मेरा 11th क्लास में इंटरनेशनल फाइनेंस ओलंपियाड में रैंक 1 था. मैंने तो उसको इवन अपने टॉप पे भी लिखा हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल BSc फाइनेंस ओलंपियाड, जो भेज सकते हो. लिखना होता है फिर ओलंपियाड में. नीचे तो सब कुछ आएगा बट अगर टॉप पे लिख रहे हो तो नहीं. मतलब कि आप जहाँ पे भी लिखा है आपने अचीवमेंट, तो उसके साइड पे आप ईयर लिखते हो. एंड दैट्स द ब्यूटी. इफ़ आई हैव रिटन 2015 और 2009, डज दैट टेल यू मैं कौन सी क्लास में थी? आपको क्या पता, आपको मेरी एज ही नहीं पता.
बस एक सेकंड मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर उसके बाद बिकॉज शी हैज़ टू गो, तभी मैं कर रही हूँ ये. एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गया. प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स कुछ खास नहीं है बट आई थिंक सब मेंशन कर रहे हैं इसलिए यू शुड राइट इट, इंक्लूड मोर नंबर्स, दैट्स इम्पॉर्टेंट. ये वाले प्रोजेक्ट्स ठीक हैं क्योंकि मैंने रिसर्च वगैरह वाले प्रोजेक्ट्स नहीं किए. ये कॉलेज सोसाइटीज़ में जो प्रोजेक्ट्स हैं यू शुड स्टिल राइट देम. इट्स अ गुड पॉइंट. और ख़ास तौर से बिकॉज यू मैंशन विमेन सेंट्रिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, वो इट्स अ सेलेबल पॉइंट. इट शोज़ यू आर लाइक सोशली, इट्स अ गुड पॉइंट. तो ये है ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, ये पॉइंट सॉर्टेड है. अगेन यू हैव रिटन आई एम बैंगलोर एंड में, विच शुड बी द फर्स्ट थिंग. तो वैसे वाला टाइप मेंशन करो. टेक्निकल स्किल सही है, सॉफ्ट स्किल सही है. अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो. उसमें क्या करना चाहिए जो अच्छा लगे. तो वैसे जनरली बताओ जो तो एक्चुअल cooking है गार्डनिंग है, ये लिखो, सब चीज़ें. जो एक्चुअल है. इट हेल्प्स बिकॉज आप उस चीज़ पे कॉन्वर्जेशन कर सकते हो. दैट्स इट. नाम भूल गया मेरे को. यू ऑल्सो केम इन दी प्रीवियस. तिशा, सॉरी सीवी पे लिखा हुआ है. सॉरी. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. बाय. मैं एक क्वेश्चन पूछा था लाइक अगर फैमिली बिजनेस गो ना. मोस्ट वेलकम. जॉब के साथ साथ भी एक एक करके इसका था. एक मिनट रुक जाओ यार. जैसे जॉब की अर्निंग है स्टार्टअप, तो वो भी मेंशन करे सीवी में. जैसे एनजीओ में वर्क कर रहा हूँ, साथ साथ एक स्टार्टअप में भी मैं खुद का भी स्टार्टिंग में जॉब भी कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स लिखोगे. क्या चीज़ लिखना उसके बारे में, जैसे लाइक जैसे आपका जो भी स्टार्टअप है, आप जिस भी चीज़ के बारे में काम कर रहे हो, जो भी आपने किया है, आपका कोई प्रोडक्ट होगा, अगर आपने उसकी अभी हाँ तो सर्विस सेल कर रहे हो, कितना रेवेन्यू किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में. सेम लाइक एनजीओ भी मैं रन कर रहा हूँ. हाँ तो अगर आप एनजीओ रन कर रहे हो, कितने आपने, मान लो अगर ब्लड डोनेशन वगैरह जो भी मतलब चीज़ है उसको क्वांटिफाई करो. इतने लोगों की हमने हेल्प की है, इतने सिटीज़ में हमने रीच किया है, इतने एज डेमोग्राफिक्स के लोगों को हमने इम्पैक्ट किया है. नंबर्स तो आप कहीं से भी भर सकते हो. नंबर कितने बट अगर सर्टिफिकेट्स ना होंगे तो फिर वैलिड पॉइंट होगा या नहीं कि कितने आपने लाइक हमने एनजीओ रन किया और उसमें काम किया, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है लाइक उस एक्टिविटी का. लाइक नहीं तो आपने जिस भी एनजीओ में काम किया है उससे डोनेशन कैंप हुआ, लाइक हमने काम किया, वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला. आपको उनसे लिखवाना पड़ेगा ईमेल पे या लेटर हेड पे, और वो भी अभी नहीं, जब MBA कॉलेज जब रिक्वायरमेंट हो. बिजनेस स्टार्ट किया तो लेकिन हम दूसरी कंपनी स्विच करते तो फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उत्तर नहीं होगा कि आपका ऑलरेडी स्टार्टअप है. नहीं, आपका डिसीजन जस्टिफाइड होना चाहिए. आपने कोई भी काम क्यों किया. जब आप स्टार्टअप रन कर रहे थे, आपने कंपनी ज्वाइन की, किसी कारण से की होगी. स्टार्टअप नहीं चला, या फिर कि आपने बेच दिया स्टार्टअप, या आपको लगा कि आप अब कुछ अलग करके देखना चाहते हो, किसी और फील्ड में जाना चाहते हो. जो मर्जी रीज़न हो, रीज़न जस्टिफाइड होना चाहिए. अगर आपको विश्वास है कि आपने सोच समझ के कोई काम किया है तो आप उसको सेल कर सकते हो. क्या भाई, मेरे को कॉमर्स का मत पूछना कुछ. बता दो. कौन सी कोई है जो कॉमर्स कर रहा है. पब्लिक प्रोप्राइटर हम सिंगल ओनर हो जाता है. मेरी प्रोप्राइटर वाली है, मुझे नहीं पता. एक क्वेश्चन था लाइक उससे मैं पूछा था कि अगर मैं फैमिली बिजनेस भी लाइक मैंने शुरुआत से लाइक 8th क्लास या 6th क्लास से मैं साथ फैमिली बिजनेस में मैनेज कर रहा था. एंड लाइक अब मैं इंटर्नशिप भी की, तो फैमिली बिजनेस भी उसमें ऐड करें और इंटर्नशिप भी ऐड करें. कर सकते हो, अपने CV में ऐड कर सकते हो. ओके, तो उसके लिए कुछ प्रूफ वगैरह रिक्वायर करें. वो तो आपका जो फैमिली बिजनेस होगा, किसका बिजनेस है. मैं एक्चुअली पेट्रोल में एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है लाइक. नहीं, फादर का बिजनेस है, किसका बिजनेस है. हाँ तो पापा के लेटर हेड पे लिखो और स्टैंप लगाओ. यू डोंट मेंशन, यू मेंशन कंपनी नेम एंड योर रोल इन इट. वेलकम. इट्स नॉट रिटन कि इट्स अ फैमिली बिजनेस. बताने की जरूरत नहीं. वो पूछेंगे तो बता सकते हो कि ये कौन सी कंपनी है, क्या किया था. एक्चुअली ये मेरे फादर का ही बिजनेस है, तो मैंने उसमें काम किया था, वरना मत बताओ. 1.5 ईयर्स के बाद एक्सपीरियंस के बाद मार्च 1 को ड्रॉप कर दी, मतलब क्विट कर दी कंपनी. मार्च से लेके जो जुलाई तक का गैप आएगा, क्या करें. क्या करना है. हाँ, ये जो गैप आ गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतना सही तो गैप है. नहीं इसके लिए लाइक अगर मेरे अकाउंट्स में सैलरी आ रही है कहीं से,
उसको शो कर सकता हूँ। मत पंगा लेना, वो पूछेंगे कि क्या किया था, फिर क्या मैं कहोगे? डिस्क्राइब कर दूंगा। ये सबको लगता है, वहाँ बैठ के नहीं हो पाता अगर एक्चुअल में ना किया हो, अच्छा, तो क्योंकि नहीं वो करना पकड़ चाहिए। लेते हैं। हाँ, ऐसे मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल लो, 3-4 महीने का गैप लिया था मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद। 3 महीने का गैप लिया था टू फिगर आउट कि मुझे आगे क्या करना है। आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल, बट आई टुक माई टाइम टू फिगर आउट वॉट आई वॉन्ट टू डू। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेडिकल इशू दिखा सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, से आई वॉज फिगरिंग थिंग्स आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और श्वेता, जैसे मेरे सीवी में है कि माई वर्क एक्स आफ्टर आई गॉट प्लेस्ड एट KPMG फ्रॉम कॉलेज, तो मेरा वर्क एक्स अभी 8-9 मंथ्स का बन रहा है, तो 1 ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आई एम थिंकिंग कि जितना जुलाई तक का हमको दिखाना होता है, तो उसमें मैं फैमिली बिजनेस शो कर दूँ। नॉट लाइक कि मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज आई एम एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। समटाइम्स आई गो टू द ऑफिस, बट अभी आई एम नॉट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द प्रेपरेशन, तो देन इट वुड वर्क। नो, बिकॉज आपका जो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम योर स्टार्टिंग डेट टिल एंड डेट होता है। इफ़ यू वर साइमल्टेनियसली ऑल्सो डूइंग समथिंग समवेयर एल्स फुल टाइम, यू कैंट काउंट इट एज डबल द एक्सपीरियंस। कि 9 मंथ्स का KPMG का वर्क एक्सपीरियंस हो। यू क्विट योर जॉब क्या? Yes. अच्छा, फिर हाँ, देन यू कैन मेंशन इट एज कैन शो कि मार्च से आफ्टरवर्ड। जुलाई तक हाँ, का कि आई एम इन माई फैमिली बिजनेस, यू कैन शो इट, मेक श्योर यू गेट योर सैलरी एवरी मंथ। दैट इज फाइन। जस्ट वन थिंग कि अगर बस एक मिनट। हाँ, अगर मतलब आई वोंट बी डिल्यूजनल, अगर बाय चांस इवन इफ आई क्रैक कैट बट फाइनल एडमिशन नहीं होता, सो आई हैव 1 पूरा ईयर, तो शुड आई अगर लाइक गो फॉर अ जॉब और लाइक फैमिली बिजनेस वुड डू? depends on what you want to do. Do you want to do a job, and if not, why? They might ask you कि family business में ही क्यों थे, and why did you not go for a corporate job? Do you have a logical reason behind it? वो point है। Why would you not want to do a job? अगर वो आपको clear है, तो then you can say कि हाँ, मेरे को family business है। रीजन चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर मैं प्रिपेयर फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कर पाऊंगी जॉब के साथ। If you have already prepared for a couple of months for CAT, no matter how many months के बाद you were a repeater, you don't need the same amount of time to repeat. So you don't need an entire year to prepare again. And if I show family business, so I'll have to like know the ins and outs. Ins and out, and also you have to sound very enthusiastic and clear about it कि this is exactly what I wanted to do. And then they are going to ask the question कि फिर MBA क्यों करना चाहते हो? And then you can't be like to get into marketing. Because if you are so much into your family business and you like it, then why would you want to do a corporate job? मतलब you have to sell it in a way. एक बार उसको पूछने दो। हाँ, तो बताओ। मैंने ये पूछना है कि मेरी 6, 8 और 8 और 9 स्टूडेंट हैं, तो 99 बताया था। यार कितनी बार पूछोगे यार सेम क्वेश्चन? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में 0 है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैं उसमें क्या करना चाहिए? मैं कॉलेज से जाके वो स्लाइड का फोटो लिया था वो वाला, हाँ जी। वो सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो। अगर बाई चांस उसमें से कुछ नहीं लगता तो क्यों नहीं कर सकते यार? जैसे कोर्सेज है, कोर्सेज तो मैं जैसे अभी कंपटीशन है, अनस्टॉप पे इतने सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी रिसेंटली चल भी रहा है 5 जून तक वो टाटा वाला, ठीक है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्टिसिपेट तो करो, कम से कम 1 पॉइंट तो जुड़ेगा। अच्छा, वो पार्टिसिपेट वाला लिख सकता हूँ ना, उसके अलावा अगर कुछ ना होने से कुछ भी होना बेटर है। अच्छा, जीत गए तो और भी बढ़िया है। कुछ तो लिखो। मेरे को 3 क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चंस हैं। रैपिड फायर। अगर हाँ नॉन पेडिग्री कॉलेज हो एंड 888 प्रोफाइल है, सो कंसल्टिंग कंपनी शॉर्टेज करती हैं कि नहीं करती हैं? नॉन पेडिग्री मतलब कि Tier 2, 3 टाइप्स हो गया। हाँ, मतलब ब्रांडेड हाँ, कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी, मतलब नाम तो लोगों ने सुना ही हुआ है, हाँ हाँ फेमस भी है ये। 888 यू सेड? हाँ, मतलब अभी तो आप ग्रेड में मे बी 8 और 9 पता नहीं। सो 888 इज़ नॉट अ बैड प्रोफाइल, ओके, बट इफ़ यू डोंट हैव अदर थिंग्स इन योर CV तो कंसल्टिंग से नहीं आएगा, बट द काइंड ऑफ प्रोफाइल यू हैव एंड व्हाट यू हैव शेयर्ड यू विल गेट अ शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम कंसल्टिंग। मतलब इंटर्नशिप और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के वजह हाँ, से। हाँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे इफ आई लर्न अ सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर कॉल्ड नोशन, सो अब पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं इसके बारे में, बट इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नो पीपल नो नोशन तो फेमस तो है। मतलब कैन आई मेंशन इट एंड Yeah. विल इट ऐड एनी Any tools, software, skills you can mention without proofs. ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं कॉलेज में PR नहीं लेना चाहती, इवन तो मैंने स्कूल में बहुत सारे किए हैं, तो गड़बड़ कर रही हूँ कि
नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, खास तौर से बिकॉज यू हैव डन इंटर्नशिप्स, तो वहाँ पर अगर कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिया था, कुछ वॉलंटियर एक्सपीरियंस था, कुछ भी था, तो उसको एज अ POR शो कर सकते। नॉलेज, स्किल्स, पर्सनैलिटी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ सारा कुछ आपके एकेडमिक मार्क्स पे डिपेंडेंट होता है। और सेकंड, अगर आप मान लो कि एकेडमिक मार्क्स को इग्नोर भी कर देते हो, उसके अलावा भी पॉइंट्स नहीं हैं, तो आपके लिए 2 रिकमेंडेशंस हैं मेनली। अगर तो आप टॉप IIMs को ही टारगेट करना चाहते हो, या टॉप MBA कॉलेजेस, FMS, एक्सेल राय, बाकी सारे टॉप को ही आप कंसिडर करना चाहते हो, इन दैट केस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वर्क एक्सपीरियंस लेना एंड फिर CAT देना। साइड बाय साइड कोर्सेज करने, इंटर्नशिप्स करनी, या फिर के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो, क्योंकि उनके लिए आपको, आप पहुंच भी जाओगे तो भी प्लेसमेंट में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसके कारण आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए। अगर आपका टारगेट वो कॉलेजेस नहीं है, मतलब टारगेट तो आप ऑब्वियसली करोगे, लेकिन अगर वो ना मिले और कोई और भी मिल जाए, अब मेरे को ऑनेस्टली Tier 2 कॉलेजेस के बारे में कम पता है, बट कोई बताओ कौन से होते हैं, और KJ सुमाया और ये ग्रेट लेक्स वगैरह Tier 2 में आ जाते हैं। तो मान लो आपके लिए अगर मान लो वो कॉलेजेस भी आपको सूटेबल है कि हाँ मेरे लिए कुछ चलेगा, अगर मिल जाता है तो अच्छा होगा, आई एम हैप्पी विद दैट, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसको फॉर श्योर आपकी प्रोफाइल के साथ मिल जाएंगे उसमें, क्योंकि उनके लिए CAT परसेंटाइल ज़्यादा। जैसे मैम अभी सिर्फ 6 मंथ है हम लोगों के पास, हमारे पास 6 मंथ है कि मतलब CAT नवंबर में होगा, तो उस पेज पे मैम अपने प्रोफाइल पे वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर आपको लगता है कि CAT आप बिना मतलब मैनेज कर सकते हो तो प्रोफाइल पे काम करो, बट आई वुड सजेस्ट कि CAT दे लो, क्योंकि CAT में अगर स्कोर ही नहीं आएगा तो बाकी तो सारी चीज़ें मिट्टी हैं। तो पहले CAT क्लियर कर लो, उसके बाद समय होता है प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए भी, और किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले भी समय होता है, तो कर सकते हो। उसके बाद एक और मैम, जैसे मैम आपकी मैम वो रवि सर जो मैम पढ़ाते हैं, रवि सर की क्लास देखता हूँ मैम, आपका मैम पहले वीडियो देखा, उसके बाद रवि सर को स्टार्ट किया, तो मैम उसमें क्या है मैम, जैसे उन्होंने नंबर सिस्टम खत्म करा दिया, फिर उसके बाद मैंने आपकी फार्मूला बुक देखी, अरुण सर की भी फार्मूला बुक देखी, तो उसमें क्या है कुछ आपकी ट्रिक्स ऐसी हैं जो मतलब रवि सर ने नहीं बताई हैं और अरुण सर की मतलब फार्मूला बुक में नहीं है, तो मैम थोड़ा कन्फ्यूजन। यार तो मैंने वो फार्मूला बुक बनाई थी जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो टाइम से, और पीट दोगे मैंने तो नहीं, GTB हडसन लेन वाला, हाँ वो, तो वहाँ से और अरुण शर्मा के बुक से, ठीक है। इसने तो पूरा प्रिंट करा के रखा है। ओ भाई साहब, मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है तो साइन कर दीजिएगा ऑटोग्राफ। तो मैंने यही 2 रिसोर्सेज फॉलो किए थे और सारी ट्रिक्स वहीं से ही लिखी थी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स ना हो, और उसका मैं रीज़न भी बता देती हूँ। जब आप मॉक्स सॉल्व करते हो ना, तो कई बार मॉक्स के सोल्यूशन में कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं, या कई ट्रिक्स मेंशन भी नहीं होती, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ चमक जाता है कि यार इस क्वेश्चन को तो इस तरह से करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। तो वो चीज़ें कई बार कहीं मेंशन नहीं होती, लेकिन देयर आर, मतलब मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या था, बट देयर आर 2 थिंग्स। पहली बात, मैं उन पर वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं है कि क्या थी, और मैं मतलब बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को डिटेल नहीं याद, फिर गलत बताने से अच्छा ना ही बताओ वैसा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वो ट्रिक समझ नहीं भी आई, आ भी गई ना, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये जो फॉर्मूला बुक मैंने दी थी ना, इट वॉज नॉट सो दैट कि आप इसी को यूज़ करके रट्टा मारो या कुछ, यस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स ऐसी हों जो आपको ना मिल पाएँ जो मैंने ढूंढी थी, एंड दैट्स ऑल राइट, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें मुझे मिली वो मैंने किसी एक पर्टिकुलर मॉक से ढूंढी हो या कुछ ऐसे ढूंढी हो। अगर आपको वो समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी आ रही दैट्स ऑल राइट, क्योंकि ऑब्वियसली वो आप उस तरह का क्वेश्चन आएगा तभी उसको लगा पाओगे, और अगर आपने वो वैसा क्वेश्चन ना देखा होगा तो आप कर नहीं पाओगे वो। इंजीनियरिंग कैटेगरी ये उसको पूछना था, वो कब से वेट कर रही है पे उधर, विमेन एम्पावरमेंट। बबलीन ना, हाँ था, पूरा देख लो एक बार। एक तो अपने CV में यू शुड ऐड योर फ्रॉम SRCC।
एक तो यू शुड ऐड योर 10th के मार्क्स, क्योंकि वो एक पैटर्न हो जाता है कॉलेज में उसको। यार SR सेशन कैसे लोग पहुंच जाते हैं? 96.8 पे कैसे हुआ? अच्छा, बेस्ट ऑफ सी। सो जैसे यू हैव रिटन एकेडमिक अचीवमेंट्स में 8 सेकेंड एंड फर्स्ट रैंक इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली, मेंशन देम एज सेपरेट पॉइंट्स एंड मेंशन देम बाय सेइंग रैंक 1 वाला पहले, इवन दो इट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर था, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रैंक 1 मीन्स अ लॉट. व्हाट यू शुड मेंशन इज रैंक 1 आउट ऑफ so and so people in semester 1. But actually जो हमें data मिलता है according to rank 1 doesn't mean I am only rank 1. A lot of people are rank 1, मतलब जिसकी भी इतने मतलब certain percentage से ऊपर आई है, they're all rank 1 according to the data given to us by the placement center. But the recruiter doesn't know that. No, but then I don't have the total. So for example 10 CGPA कितने लोगों की आती है पूरे देश में? People write it as rank 1 out of जितने लोग भी देते हैं CBSE के एग्जाम्स, because obviously even if people know that, you're still rank 1. There's nobody can deny that true. And are you rank 1 out of so many people? Total number of batch में इतने students हैं. There's nothing. It's only selling your point. There's nothing not true. Separate points and more become. So what you mention is rank 1 out of / out of so many students जो भी हो गया in semester 2 या जो भी in श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, या अगर ये पॉइंट्स मिस भी करने हो कॉमा डाल के बाकी चीज़ें लिख दो. योर रैंक 2 एंड रैंक 8 वोंट बी एज इम्पॉर्टेंट, और मे बी इवन इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट रैंक 1 आउट ऑफ इतने पीपल, कॉमा 2 आउट ऑफ इतने पीपल, कॉमा 8 आउट ऑफ इतने पीपल. या अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम ही रह रहे हैं इन एवरी बैच, इन दैट केस यू कैन सिंपली मैंशन रैंक 1 आउट ऑफ सो मेनी पीपल, कॉमा रैंक 2, कॉमा रैंक 3 इन सेमेस्टर 2, 4, 3, 2 जैसे भी करके. क्या वो चीज़ हो जाएगी. यू हैव यूज नंबर्स, ट्राई मेकिंग श्योर दैट योर नंबर्स आर टुवर्ड्स द फ्रंट लोडिंग करके. सो फॉर एग्जांपल थर्ड पोजीशन 170 स्टूडेंट्स में से यू कैन मेंशन सिक्योर्ड, एंड अगेन रैंक एंड पोजीशन नहीं होगा, दोनों में या तो रैंक होगा या पोजीशन होगा, स्टैंडर्डाइज. ठीक है. सो यू राइट सिक्योर्ड थर्ड रैंक आउट ऑफ 170+ स्टूडेंट्स, बाकी का पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट. सब्जेक्ट टॉपर इन बिजनेस स्टडीज एग्जाम ये वो है. सो यू हैव सेग्रीगेटेड योर CV द राइट वे, विच मीन्स आगे की तरफ डू द सेम थिंग पीछे की तरफ ऑल्सो ईयर्स के लिए. ठीक है. यू हैव मेड श्योर कि एक ही लाइन में एक पॉइंट आए, विच इज़ अमेजिंग. यू हैव यूज बोल्ड, यू हैव यूज नंबर्स, एक्सीलेंट. जस्ट मेक श्योर दैट 2.4 lakhs के पहले यू यूज़ INR, एंड 2.4 अगर लैक्स से लिखना है तो L कैपिटल कर दो, ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है. अदरवाइज 2,400 कर सकते हो. योर पॉइंट्स आर गुड, इट्स जस्ट दैट कि खाली स्पेस है उनके पीछे. सो ट्राई इलेबोरेटिंग थोड़ा. इसको हम ग्लोब बोलते थे CV में, कि ग्लोब कर दिया, थोड़ा कवर कर दिया, वैसा कर सकते हो. इंटर्नशिप्स आर गुड, वॉलंटियरिंग है, PORs हैं. PORs बहुत अच्छे हैं. योर CV इज़ प्रिटी वेल मेड, प्रिटी वेल फॉर्मेटेड, वेल प्रेजेंटेड. Curriculars, everything is good. I think बहुत ज़्यादा points नहीं हैं. Concern right now is my gap year. So I left my job back in mid-September. So अब मेरा concern था basically that how do I defend it? As of now, I am learning French, and the second doubt I had was so my mom's a teacher, and the school is associated with the Rotaract Club. So I can kind of get certificates from there for NGO experience. And it's not like I'm only getting certificates. I go for certain visits and all, but I don't do every day. So is that a good justification for the gap? So what you're doing is you're finding out how to fill the gap before trying to understand why you took a gap. So what's your actual reason of taking a gap, which you might not want to say in the interview? So preparing for CAT is the main reason. And job was toxic. Hey, toxic. That I can't say. But what was the reason? After some time, they were eventually going to lay off people from our department, and I was on my probation. But that's not the reason why people leave and not take another job. The question is, why did you leave and not take another job? It's for preparation. It's for CAT preparation. Why do you think that you cannot prepare alongside a job? Because whatever experience I had in my first job, I did not have any time at all. Also, I'm not the most
naturally intelligent person. Like You are studying in SRCG. yeah, I have an expectation of that. So I'm not very good with numbers, logical reasoning and all. Okay, I can say I'm good with VRC and all. So I'm more creatively inclined, and I do not like have that logical mind a lot. So I need to put in more time for my preparation. Is what I. So, Just 2 minutes. I want to have a quick conversation. He's leaving. you want to have? Atta. अच्छा ठीक है, I'll come like after a minute or 2 minutes. He's just leaving, so just 2 minutes. Done 1 minute ला. So किसका है? करके देख लो अटेंड. सिम 1 पे है तो करना. 2 वाला नंबर सब जगह सर्कुलेटेड है. एक मिनट. हाँ मैं बाहर जाकर कर लेना. तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट पॉइंट एंड उसके बाद मेरे को बस बाहर जाना पड़ेगा 1 मिनट, फिर उसके बाद आता है. सो आई वॉज मैंशनिंग कि आपने जब जॉब छोड़ी है, द वे यू विल जस्टिफाई इज लाइक टू एन इंटरव्यूअर, आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली सेल इट लाइक दैट. Sir, I wanted to make sure that I give my 100% to my preparation, and the kind of person I've been, I'm not so much into, I don't believe in multitasking, though I try to give my best to whatever I take up. I can take up multiple things at a point of time as well. For example, I am doing जो भी आप fill करने के लिए बताया था आपने. So it's not like I can't take up multiple things, but the reason I took a gap and did not join another organization is because this was my priority and my primary goal. I realized very early in my job that this is exactly what I want to do. I did not want to give multiple attempts to this. I wholeheartedly wanted to prepare, and that's the reason I'm sitting here. It's And justified. like I've seen even a few videos. In case say I don't score a very good percentile, and I say I'm at 92, 93, whatever, I go for an interview and they say that you've devoted a year to your preparation and still you've managed to score only 92%. If you're sitting in their interview, that means it was a good enough score to be sitting in that interview.